नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे आरजेडी के उन 8 विधायकों के बारे में जो धीरे धीरे छोड़े और अभी तक आरजेडी को इतना नुकसान हो चुका है नीतीश कुमार के जाने के बाद। ये कौन है 8 विधायक, उन पर भी बात करेंगे और इसके बाद चुनाव आने तक राजद को कितना नुकसान हो सकता है इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे तेज प्रताप यादव पर। लगातार उनके बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव कई ऐसे बयान दे रहे हैं, भाई वीरेंद्र को गधा तक कह दिया उन्होंने, तो उनके बयानों पर बात करेंगे। और तेजस्वी यादव के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं तेज प्रताप यादव, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे आज पटना में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की, उसका समापन अंतिम दिन था आज, उसमें कौन कौन से बड़े नेता शामिल हुए और क्या बातें हुई इस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए रोज की तरह हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर, पहला सवाल यही है कि जो 8 विधायक अभी तक टूटे हैं नीतीश कुमार के जाने के बाद, किस तरीके से बारी बारी से अलग होते चले गए, इनके बारे में जरा बताइए कि राजद को कितना नुकसान हो चुका है अभी तक और आगे कितनी संभावना है और इन लोगों का कितना इम्पैक्ट है बिहार के पॉलिटिक्स में, राजनीति में। देखिए, अगर आप मोटे तौर पर कई विधायकों को की बात करें जो कि काफ़ी चर्चित हैं और चर्चित होने की वजह भी है। प्रधानमंत्री की सभा थी गया में, आपको याद होगा, और उसमें राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी मौजूद थी। विभा देवी आरजेडी से एमएलए हैं और राजवल्लभ यादव अभी कुछ दिन पहले तक एक रेप के मामले में जेल में थे। अब वो बाहर निकल आए हैं, हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया है। अब आप ये देखेंगे कि विभा देवी का उनके स्टेज पर जाने का मतलब क्या है। और साथ ही साथ अगर आप ये भी देखेंगे कि नवादा के एक और विधायक हैं जिनके बारे में भी चर्चा खूब हो रही है कि आखिरकार वो विधायक वहाँ क्यों पहुँचे हुए थे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो भी नवादा से, रजौली से विधायक हैं और रजौली से विधायक हैं, आरजेडी से जीते हुए हैं और उनका नाम भी प्रकाश वीर है। प्रकाश वीर राजवल्लभ यादव के करीब हैं। राजवल्लभ यादव की पत्नी प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टेज शेयर करती हैं। प्रकाश वीर भी वहां पर मौजूद हैं और ये दोनों अभी वर्तमान समय में आरजेडी के विधायक हैं। तेजस्वी यादव की जब वोट अधिकार यात्रा गुजर रही थी और उसमें लोगों ने अपील किया कि प्रकाश वीर का टिकट काट दीजिए, तो वो वहीं पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि प्रकाश वीर का टिकट हम काट देंगे। तो इससे एक बात तो बहुत साफ समझा जा सकता है कि नवादा से 2 सिटिंग एमएलए जो आरजेडी के एमएलए हैं, जिन्होंने आरजेडी से रिजाइन नहीं किया है, लेकिन ये दोनों अब आरजेडी से बगावत करने का पूरे तरीके से मन बना चुके हैं और दोनों का कनेक्शन राजवल्लभ यादव से ही है। एक राजवल्लभ यादव की पत्नी है। राजवल्लभ यादव की पत्नी चुनाव इसलिए लड़ी थी क्योंकि राजवल्लभ यादव जेल चले गए थे, उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। जहां तक सवाल है प्रकाश वीर का, तो रजौली से विधायक हैं, ये सुरक्षित क्षेत्र है और ये भी राजवल्लभ यादव के खासे करीबी बताए जाते हैं। जहां तक राजवल्लभ यादव का सवाल है, 1995 से लगातार उनकी जीत हो रही है, तो उनकी पकड़ किस तरह की है आप समझ सकते हैं। अब तो हाईकोर्ट ने भी सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया है। राजवल्लभ यादव फिर से मैदान में उतरने के प्रयास में हैं और चूंकि इनका संबंध लालू परिवार से खराब हो चुका है, क्योंकि इनके धुर विरोधी कौशल यादव कहे जाते हैं, जो कि पहले जेडीयू से चुनाव लड़ते थे, अब उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है। और जिस तरीके से राजवल्लभ यादव के परिवार ने लोकसभा चुनाव में श्रवण कुशवाहा का विरोध किया, जो कि आरजेडी के विधायक, आरजेडी के उम्मीदवार थे, जो कि एमपी के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि पिछले कुछ सालों से राजवल्लभ यादव का रवैया इस तरह का रहा है जो लालू परिवार को नागवार गुजरा है। लेकिन राजवल्लभ यादव अपना दबदबा नवादा में कायम रखने के लिए हर तरीके का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि ये आरजेडी से दूर जाएंगे। अब जहां तक सवाल है कुछ और नाम का, वो भी बेहद चर्चित है। आपको याद होगा कल परसों से लगातार चर्चा में हैं, वो हैं अनंत सिंह। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी विधायक हैं, आरजेडी से विधायक हैं। और आपको याद होगा अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई थी, AK-47 उनके घर से बरामद होने का केस दर्ज हुआ था और उसके बाद अनंत सिंह अब बरी हो गए हैं। और जहां तक सवाल है कि लंबे समय तक वो जेल में थे,
तो उसके बाद उनकी पत्नी को उपचुनाव में उतरना पड़ा। उनकी पत्नी उपचुनाव जीती और उपचुनाव जीतने के बाद जब विश्वास प्रस्ताव का समय आया नीतीश कुमार का, जब नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए, तो नीलम देवी ने नीतीश कुमार के पक्ष में वोट किया। तो अब आप समझ लीजिए कि नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी, आरजेडी से विधायक, वोट किसके पक्ष में कर रही हैं? तो नीतीश कुमार के पक्ष में। तो इसलिए तभी से माना जाने लगा कि क्या अनंत सिंह अब फिर से वापस जेडीयू के तरफ आ जाएंगे। अब देखिए जिस तरीके से अनंत सिंह बरी हुए हैं, अशोक चौधरी उनके घर जा रहे थे, फिर खुद ललन सिंह उनके पटना के आवास पर पहुंचते हैं, दोनों एक गाड़ी में सवार होकर के मोकामा की यात्रा करते हैं। और जो अनंत सिंह और ललन सिंह पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में धुर विरोधी थे, वो अनंत सिंह ललन सिंह के पक्ष में कैंपेन करते हैं और दोनों की दोस्ती फिर से इस कदर बढ़ जाती है। ये बात ठीक है कि ललन सिंह ने साबित कर दिया कि भाई मैं नेता बड़ा हूं, मैं ही तय करूंगा कि कौन क्या करेगा। ये साबित हो गया। छोटे सरकार ही हैं और ललन सिंह बड़े सरकार हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया। और हर पॉलिटिशियन बाहुबली से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, ये हमने कई बार देखा है अंकित। बाहुबलियों की चर्चा लोगों में होती है, वो पिस्टल चलाते हैं, गोली चलाते हैं, बम चलाते हैं, उनकी चर्चा होती है। लेकिन जब ताकत आप देखेंगे कि दरअसल ताकत कौन एंजॉय करता है, जब इसके प्रदर्शन की बात होती है, तो आखिरकार यही साबित होता है कि ताकतवर नेता ही होता है। वहीं से ताकत आप देखिए किस तरीके से शाहबुद्दीन जेल से छूटे, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ वो अपने घर पहुंचते हैं और वो एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद ऐसा कांटा घूमा कि उनको कहां आना पड़ा, उनको आना पड़ा तिहाड़ जेल, और जब वो निकले तो वो जिंदा नहीं निकल पाए। कोविड से उनकी मौत हो गई और उसके बाद ही बाहर निकले। तो राजनेता होता है, असली ताकत उसके पास होता है। और ललन सिंह बड़े सरकार हैं, ये साबित हो गया। अनंत सिंह छोटे सरकार हैं, ये भी साबित हो गया। लेकिन दोनों की दोस्ती, केमिस्ट्री अच्छी दिखाई पड़ रही है। तो नीलम देवी भी अब आरजेडी के पक्ष में नहीं है, मतलब मोकामा से अनंत सिंह ही चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि अनंत सिंह बरी हो गए हैं और इसलिए अब वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और ललन सिंह उनका समर्थन करेंगे। उनके टिकट पर सवाल उठ रहा था, लेकिन अब टिकट मिलेगा अनंत सिंह को। और जो उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी से विधायक हैं, वो आरजेडी को धता बता चुकी हैं विश्वास प्रस्ताव के दरमियान। तो ये 3 नाम की चर्चा मैंने की। एक और बड़ा नाम है, वो नाम है चेतन आनंद। चेतन आनंद किनके बेटे हैं? लवली आनंद के, आनंद मोहन सिंह के। शिवहर से चेतन आनंद एमएलए हैं और उनकी मां शिवहर से एमपी हैं। और आपने देखा होगा विश्वास प्रस्ताव के दरमियान किस तरीके से चेतन आनंद ने किसके समर्थन में वोट किया था? नीतीश कुमार के समर्थन में वोट किया था। तो चेतन आनंद का भी नाम अब सामने आ चुका है। चूंकि उनकी मां जेडीयू से सांसद हैं, चेतन आनंद ने विश्वास प्रस्ताव में नीतीश कुमार के पक्ष में वोट किया था, इसलिए माना यह जा रहा है कि वो अब जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे। अब आ जाइए प्रहलाद यादव सूरजगढ़ा से। प्रहलाद यादव भी दबंग विधायक माने जाते हैं और कहा जाता है बालू का व्यापार है उनका, और बालू का इस तरह का व्यापार है कि उन्हें सरकार से प्रोटेक्शन चाहिए, ये कहा जाता है। और इसलिए जब प्रहलाद यादव को लगा कि उन्हें जरूरत है कि वो नीतीश कुमार के साथ जाएं, वो बीजेपी के साथ जाएं, तो वो बीजेपी के साथ चले गए। और कहा यह जाता है कि इसमें बड़ी भूमिका विजय सिन्हा की थी। विजय सिन्हा वर्तमान समय में बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं और विजय सिन्हा उनको बीजेपी के पाले में लाए। विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में प्रहलाद यादव ने वोट तो किया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ललन सिंह पहुंचे थे। ललन सिंह ने सूरजगढ़ा में यह बयान दे दिया कि भाई यहां लखीसराय का कोई आतंक यहां से खड़ा नहीं होगा। मतलब प्रहलाद यादव बाहुबली रहे हैं और बाहुबली रहने की वजह से उनको क्या बताया ललन सिंह ने, जो कि मंत्री हैं वर्तमान समय में, केंद्र में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से बड़े अच्छे रिश्ते एंजॉय करते हैं, तो क्या बताया गया? बताया यह गया कि लखीसराय का कोई आतंक सूरजगढ़ा से चुनाव नहीं लड़ेगा। मतलब
ललन सिंह एनडीए से प्रहलाद यादव को टिकट देने के पक्ष में नहीं है और विजय सिन्हा उनको एनडीए में लाए थे। प्रहलाद यादव ने स्टेटमेंट भी दिया कि भाई मैं तो एनडीए में आया हूं। तो अब ऐसे में सवाल उठ रहा है प्रहलाद यादव का क्या होगा, और यह भी कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा और ललन सिंह दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रहलाद यादव खुद मैदान में उतरेंगे, एनडीए के उम्मीदवार बनेंगे, या उनके सुपुत्र को चुनाव लड़ाया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि आरजेडी से उनके सुपुत्र ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी चर्चा है। तो जान लीजिए इस तरीके से दिलचस्प बातें चल रही हैं। अब एक और नाम है, प्रकाशवीर की चर्चा मैंने आपसे कर ही दी, अनंत सिंह की चर्चा कर ही दी, संगीता कुमारी हैं, और उसके बाद संगीता कुमारी हैं। संगीता कुमारी के बारे में क्या कहा जाए, मोहनिया, ये जान लीजिए दलितों की सम्मान की बात के संगीता ने छोड़ा था साथ। ये संगीता कुमारी जो हैं वो आरजेडी से किनारा करने वाली विधायक हैं। एन मौके पर बीजेपी के तरफ चली गई थी और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि आरजेडी में दलितों का सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। कहा जाता है कि आरजेडी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के ये बहुत करीबी थे और इसलिए इनको मोहनिया से टिकट दे दिया गया था। मूल रूप से ये कैमूर की रहने वाली हैं, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में इन्होंने बीजेपी के निरंजन राम को हराया भी था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये अब एनडीए में जाएंगी और जो निरंजन राम है वो आरजेडी के संपर्क में, इसलिए ये मामला इस तरह का होता जा रहा है। जहां तक सवाल है भरत बिंद का, भभुआ से आरजेडी के विधायक भरत बिंद हैं, इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये भभुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर चूंकि ब्राह्मण और कायस्थ अधिक हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि 2015 में बसपा टिकट से ये चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 2020 में आरजेडी से लड़े, जीत गए। अब ये कहा जा रहा है कि 2025 में ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, इसलिए ये अपनी तैयारी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस छोड़ करके, आरजेडी छोड़ करके ये एनडीए में चले जाएंगे। और आठवां नाम आप जानते हैं, बड़ा नाम तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव जिस तरीके से फिलहाल वो हसनपुर से विधायक हैं, लेकिन अब वो कहां से लड़ना चाहते हैं, महुआ से लड़ना चाहते हैं। और तेज प्रताप राकेश रोशन के विरोध में लड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया सोशल मीडिया पे, जहानाबाद के एक कार्यक्रम में अपने भाई के खिलाफ बिगड़ गए जब तेजस्वी के समर्थन में नारा लगाया गया। तो कहा यह जा रहा है कि भाई ये फालतू बात मत करो। और जिस तरीके से अपने भाई के विरोध में उन्होंने खुल करके बोला और कहा कि जो घमंड करेगा वो जल्दी ही गिरेगा, अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। मतलब तेजस्वी का नाम सुन करके वो इस तरीके से भड़क गए। और फिर एक अगला नाम महनार से है, जिनका नाम है वीना सिंह, आरजेडी से जीती हैं, जेडीयू को हराई हैं। वीना सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये एनडीए में आ जाएंगी। जब आरजेडी में आई थी, रघुवंश प्रसाद सिंह ने जबरदस्त विरोध किया था, रघुवंश बाबू ने इस्तीफा तक दे दिया था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि रमा सिंह का जो क्लाउट है, जो बाहुबल है, उसका इस्तेमाल करते हुए जीती, अब ये एनडीए में आ जाएंगी। तो ये सारे नाम मैंने आपको, आपके सामने, अपने दर्शकों को आपके माध्यम से सुना दिया कि ये सारे नाम ऐसे हैं जो आरजेडी को छोड़ करके एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बड़े नाम थे और ये बड़ी लंबी श्रृंखला है। 8 विधायक चुनाव से पहले आरजेडी के, कमजोर आरजेडी कहीं न कहीं इन सब चीज़ों की वजह से हो रही है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती उभर कर आए हैं उनके भाई तेज प्रताप यादव, जो अलग होने जब परिवार से निकाला गया उस वक्त तक वो लगातार यही कह रहे थे कि मेरे भाई से अच्छे संबंध हैं, परिवार से अच्छे संबंध हैं और इसको बचाए रखना चाह रहे थे। लेकिन अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। उनकी रैली में, उनकी सभा में देखा किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा था कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद किसी ने नारा लगा दिया, उस पर वो भड़क गए। और जैसा कि आपने बताया भी कि अभी की वो कह रहे थे कि रोजगार नहीं मिलेगा, ये कई सभाओं में ऐसी बात बोल देते हैं। कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं तेज प्रताप यादव जिस तरीके से खुलकर सामने आ रहे हैं, मनेर में जा रहे हैं
और दूसरे विधानसभाओं में जाके प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ इस तरीके के बयान भी दे रहे हैं कि ये लोग, इनकी जोड़ी काम की नहीं है। राहुल गांधी तक पे भी कमेंट कर दिया, तेजस्वी यादव कमेंट खुलकर कर रहे हैं। अब देखिए, एक बात तो बहुत साफ नजर आता है कि तेज प्रताप यादव का बहुत बड़ा असर पूरे बिहार में तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ सीटों पर उनकी चर्चा होगी, उनके जो समर्थक हैं उनके पक्ष में आएंगे और कुछ करें ना करें पर वो आरजेडी को नुकसान जरूर पहुंचा देंगे। जहां तक सवाल है, जहां से वो खुद लड़ेंगे, मुझे लगता है आरजेडी ही टैक्टिकली उनको मदद कर देगी। उनके पिता ही चाहेंगे कि उनके बड़े पुत्र भी जीत करके आ जाएंगे। खुल करके नहीं होगा, लेकिन पीछे से होगा, चुपचाप होगा और मदद तेज प्रताप यादव को कराया जाएगा। देखिए, तेज प्रताप ने मनेर के विधायक के खिलाफ बोला बहुत कुछ। भाई वीरेंद्र के बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। कैसे उनका एक पंचायत सचिव के साथ बात करते हुए वीडियो वायरल हुआ है और वो उनका जो लहजा है बात करने का, आप जानते हैं कि वो किस तरीके से बात करते हैं। लेकिन आप देखिए, तेज प्रताप यादव ने उनको क्या कुछ नहीं कह दिया, गधा तक कह दिया। हालांकि TV9 ऐसे शब्दों को बिल्कुल अप्रूव नहीं करता है, ये बिल्कुल गलत है और मर्यादित भाषा है। तेज प्रताप यादव को इस तरीके के भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खुद चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जहां तक सवाल है भाई वीरेंद्र का, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनके बारे में इस तरह की बात करना उनको शोभा नहीं देता है। लेकिन मनेर के विधायक पर तेज प्रताप यादव का अभी से गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा बहुत पहले से है। भाई वीरेंद्र के बारे में ये भी खबर आई थी कि लोकसभा चुनाव के दरमियान भी भाई वीरेंद्र ने उस तरीके से मदद नहीं किया मीसा भारती को जैसे उनको करना चाहिए था। ये चर्चा भी बड़ी जोर से उठी थी। लेकिन कहा जाता है कि भाई वीरेंद्र तेजस्वी यादव के बहुत करीब है और इसीलिए तेज प्रताप यादव बहुत चिढ़े रहते हैं। भाई वीरेंद्र पार्टी में ताकतवर हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भाई वीरेंद्र कभी भी तेज प्रताप यादव की बात का जवाब देंगे? मुझे नहीं लगता जवाब देंगे, क्योंकि अगर तेज प्रताप के खिलाफ डायरेक्टली भाई वीरेंद्र कुछ बोलेंगे तो लालू प्रसाद नाराज होंगे और लालू प्रसाद को नाराज करना भाई वीरेंद्र कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन लड़ाई लोकसभा चुनाव से है और लोकसभा चुनाव के दरमियान ही देखा गया था कि किस तरीके से तेज प्रताप मीसा भारती के पक्ष में प्रचार करने उतरे थे और उनका गुस्सा कुछ लोगों पर कैसे सामने आया था। मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र हैं और तेज प्रताप का गुस्सा अब सामने आ रहा है, तेजस्वी यादव पे गुस्सा सामने आ रहा है, उनके इर्द गिर्द के लोगों पर गुस्सा सामने आ रहा है। तो एक बात तो बहुत साफ है कि गुस्सा सामने आ रहा है, लालू परिवार में फूट नजर आ रहा है। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नुकसान ये तेजस्वी यादव को पहुंचाएंगे। तेज प्रताप के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि तेज प्रताप यादव ने गलती नहीं किया। तेजस्वी यादव जिस तरीके से एक बड़े नेता और ये माना जाता है सीएम फेस हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कई जगहों पे शुरू से ही विरोध खड़े दिखे तेज प्रताप के, लेकिन तेज प्रताप बहुत दिन तक बचते रहे। क्या इससे यह माना जाए कि तेज प्रताप भी उतने उतावले नहीं जितना उन पर आरोप लगता है? देखिए, तेज प्रताप यादव के बारे में कुछ लोगों ने बहुत ही तरीके से ये कहा है कि दरअसल वो पॉलिटिशियन स्वभाव से है नहीं। पॉलिटिशियन बनने का वो प्रयास करते हैं, उनके जो दिल में होता है वही उनके जुबान पे होता है। तेज प्रताप यादव शुरू में उन्हें जरूर ये दिक्कत थी कि आखिरकार तेजस्वी यादव को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है और इन्हें इग्नोर क्यों किया जा रहा है। लेकिन लालू प्रसाद जब जेल से बाहर निकल करके आए तो उन्होंने एक तरीके से अपने परिवार को समझा दिया कि लालू परिवार की विरासत तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। आप याद करिए 2019 का लोकसभा चुनाव, उसमें भी तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का विरोध किया था और अपने ही कुछ समर्थकों को उन्होंने चुनाव लड़ा दिया था। और जब हार हुई थी तो तेजस्वी यादव का गुस्सा भले ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बाहर नहीं आया हो, लेकिन अपने परिवार के भीतर कई लोगों पर उनका गुस्सा था। तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव लंबे समय तक नाराज थे और नाराजगी की वजह यह थी कि हार का ठेकरा तेजस्वी यादव पर क्यों फोड़ा जा रहा है जब तेजस्वी यादव की मर्जी से सारे टिकट नहीं बांटे गए। और पार्टी के भीतर ही जिस तरह की लड़ाई थी, जिस तरह का विरोध था, और फिर हार की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर ही क्यों फोड़ी जा रही है। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लालू प्रसाद ने अपने बाद तेजस्वी यादव को कमान सौंप दिया है। तेजस्वी यादव ताकतवर दिखाई पड़ते हैं।
तेज प्रताप यादव भी राजनीति में बने रहना चाहते हैं। जब वो आरजेडी में थे तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि बड़ी भाई के भूमिका में रहेंगे, बलराम की भूमिका में रहेंगे और कृष्ण तेजस्वी यादव ही रहेंगे। लेकिन दरअसल देखिए, समय ऐसा आया कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया। तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से सोशल मीडिया में शादीशुदा होने के बाद एक और अफेयर की बात स्वीकार कर ली, उससे ये लगा कि उनका जो आधार वोट बैंक है वो टूट सकता है, यादव समाज में गलत मैसेज जा सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी और घर से बाहर कर दिया, बेदखल कर दिया। लेकिन मुझे अंकित लगता है ये सब कुछ चुनाव तक ही है। चुनाव के बाद आपको परिस्थिति बदली हुई दिखाई पड़ेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि तेज प्रताप भले ही अभी कुछ बोल लें, लेकिन तेज प्रताप की बातों को अब आरजेडी के काडर भी बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि वो मान चुके हैं कि ये लालू प्रसाद के बड़े पुत्र हैं, ये पॉलिटिकल नहीं है। लालू प्रसाद की असली विरासत संभालने वाले तेजस्वी यादव ही हैं, इसलिए वोट बैंक तेजस्वी के पक्ष में ही जा चुका है। ठीक है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन, पटना में उन्होंने बड़ा समागम किया है, बड़े नेता देश प्रदेश से पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही हेमंत सोरेन को मैंने बोलते हुए सुना कि हेमंत सोरेन बोल रहे थे कि अगर वोट चोरी नहीं हुई होती, अगर मुझे जेल में नहीं डाला गया होता तो मैं लोकसभा चुनाव का परिणाम भी झारखंड में कुछ और होता। और विधानसभा में उन्होंने दिखा दिया। कौन कौन से बड़े नेता पहुंचे और कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका, इस बड़े समागम का? क्या माना जाए कि इंडिया अलायंस अपने सबसे मजबूती के दौर में अभी है? देखिए, आपको ये बता दें, इंडिया अलायंस की जहां तक सवाल है, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन इंडिया अलायंस का नाम ही भूल गए। उन्होंने यूपीए कहा। तो अब आप समझ लीजिए कि इंडिया अलायंस फिर यूपीए, तो ये अपने आप में एक चर्चा का विषय तो बन गया है। लेकिन पटना में वोट अधिकार यात्रा के समापन के दरमियान इंडिया ब्लॉक ने यह प्रयास किया है कि तमाम नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाए, इंडिया ब्लॉक को ताकतवर दिखाया जाए। हेमंत सोरेन पहुंचते हैं, आप देख लीजिए, तमाम लेफ्ट के नेता नजर आते हैं। अखिलेश यादव कल नजर आए थे, और टीएमसी से यूसुफ पठान नजर आते हैं। तो एक तरीके से ये प्रयास किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मुकेश साहनी हैं, डी राजा हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, तेजस्वी यादव हैं। तो आप समझ लीजिए ये सभी नेता दिखाई पड़ रहे हैं। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि जिस तरीके से मेरे पिता ने बीजेपी से हार नहीं मानी, उसी तरीके से मैं नहीं हार मानूंगा। तेजस्वी यादव अब ये बताने का प्रयास करते हैं कि डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और एक इंजीनियर के घर से 100 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से ये सरकार चल रही है। तो तेजस्वी यादव कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी भयानक है और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर अपराध भी चरम पर है। ऐसे में इस डबल इंजन सरकार को हटा देना चाहिए और यहां पर वोटर के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार के वोटर के अधिकार को छीना जा रहा है और दो टर्मिनोलॉजी तेजस्वी यादव ने जबरदस्त इस्तेमाल किया है कि भाई गुजरात में आप फैक्ट्री लगाएंगे और बिहार में विक्ट्री देख रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री, बिहार में विक्ट्री, मतलब फैक्ट्री आप वहां लगाएंगे और यहाँ के लोगों की मदद से आप चुनाव जीतेंगे, आप सत्ता हासिल करेंगे। ये नहीं होगा, बिहार के लोग ठगे नहीं जाएंगे। तो बिहार के लोगों के मर्म को छूने का प्रयास किया गया है। तमाम पार्टी के लोग वहां पहुंचे हैं, नेता पहुंचे हैं। पटना में भीड़ अच्छी है, आप कह सकते हैं एक शो ऑफ स्ट्रेंथ का प्रयास किया गया है। पर क्या ये वोट में तब्दील होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और जहां तक सवाल है कि कुछ जगह आप देखेंगे जिस तरीके से आरजेडी के लोगों ने भाषण दिया है वो चिंता का विषय है। गया में क्या बोला, वो जो स्टेटमेंट है वो निश्चित तौर पर हैरान करने वाला है। जहां तक सवाल है कि आप देख लीजिए पूर्णिया में क्या बोला गया, ये भी हैरान करने वाला है। तो दरअसल इस तरह की बातों से क्या लोगों का रिएक्शन यूपीए इंडिया ब्लॉक के विरोध में जाएगा या पक्ष में जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी इस यात्रा को, यानी कि विपक्ष की यात्रा को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया, पर सत्ताधारी दल एनडीए कामयाब नहीं हुआ। राहुल गांधी कहते हैं हम एटम बम दिखा चुके हैं, अभी हाइड्रोजन बम दिखाना बाकी है। तो जिस तरीके के टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस हाथ में आसमान पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे काफी उत्साहित हैं।
जहां तक तेजस्वी यादव को लग रहा है कि वो अगले सीएम है और बाकी तमाम विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा। पर क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि चुनाव के मुहाने पर बिहार खड़ा है, लोग उसके लिए तैयार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पार्टियां कैंपेन कर रही हैं, अलग अलग तरीके से पूरे बिहार को घूमने का प्रयास किया गया है। 24 जिले से ये यात्रा घूमी है। इस यात्रा का असर चुनाव में क्या होगा, परिणाम में पता चल पाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस मेहनत करती हुई बिहार के सड़कों पर नजर आ रही है। बिल्कुल, कांग्रेस लंबे अरसे के बाद मेहनत करते हुए दिख रही है और साथ में ही नेतृत्व करते हुए दिख रही है। दिख रहा है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पे सबसे आगे की लाइन में खड़े हैं और इसके साथ ही लगातार उस रैली से जिस तरीके से वोट चोर वोट चोर वोट चोर के नारे लग रहे हैं, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये भी देखना होगा। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए राग बिहारी, जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।